हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है और एक नए वीडियो में आप लोगों को महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलने वाला है बच्चों। और यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा, यदि आप अपना समय देंगे तो डेफिनेट रूप से अच्छे तरीके से कर पाएंगे। यहाँ पर आपको मात्र समझना है, रटना नहीं है। यदि आप थोड़ा सा समय देंगे तो मैं गारंटेड कहता हूँ एग्जाम में आप लिख पाओगे, है ना बच्चों। चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि कोई भी प्रश्न उत्तर है ना, उसे यदि आप बार बार रटते हो तो वो एग्जाम में भूल ही जाएगा, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई थी। सबको पता है कि यहाँ पे जो लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं और भक्तिन के बीच में स्वामी और भक्ति भावना के प्रति, यानी एक प्रकार से यहाँ पे जो लेखिका है वो स्वामी है और उसकी सेवक कौन है, भक्तिन है। इन दोनों के बीच इतना गहरा संबंध है कि जो भक्तिन है ये महादेवी की क्या हो गई थी, छाया बन गई थी। मतलब हर एक सुख दुख में छाया बन गई थी। अब चूंकि जो भक्तिन थी ये गांव की रहने वाली थी और जब अपने परेशानियों के कारण शहर आई, यहाँ पर लेखिका की जब सेवक बनी, तो भक्तिन को एक मतलब ऐसा स्वभाव था कि वो अपने मूलभूत कर्तव्य से बिछड़ती नहीं थी। मतलब जो उसका आदत था वही पसंद करती थी। कोई उसकी आदत में यदि छेड़खानी करे तो वो उससे पसंद नहीं था। इस कारण से ये जो अपना स्वभाव है वो नहीं बदली। जब ये गांव की है और अपने स्वभाव नहीं बदली, किंतु महादेवी वर्मा जी के साथ ये रह रही थी, तो कहीं ना कहीं जानते हैं ना, बोलते हैं ना जस संगत तस बुद्धि, तो कहीं ना कहीं इनका जो प्रभाव है महादेवी वर्मा जी के साथ हो गया, यानी लेखिका के साथ भी इनका प्रभाव। तो इस प्रकार से महादेवी भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती हो जाती है, क्योंकि जो खाना पीना भक्तिन खाती है वही महादेवी वर्मा भी। चलिए थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर देखिए भक्तिन जो है देहाती महिला थी। शहर में आकर उसने स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं किया। ऊपर से वह दूसरों को भी अपने अनुसार बना लेना चाहती है, पर अपने मामले में उसे किसी प्रकार हस्तक्षेप पसंद नहीं था। कहने का तात्पर्य था कि जो भक्तिन है वो देहाती है, गाँव की है, वो शहर आती है, वो किसी को भी हस्तक्षेप कर सकती है, लेकिन अपने मामलों में किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं करती। उसने लेखिका को मीठा खाना बिल्कुल बंद कर दिया था। उसने गाढ़ी दाल व मोटी रोटी खिलाकर, मतलब लेखिका को गाढ़ी दाल और मोटी रोटी खिला करके लेखिका की स्वास्थ्य संबंधी चिंता दूर कर दी। और वैसे भी आप सबको पता है कि जैसे मान लीजिए शहर के लोग ज़्यादा बीमार होते हैं, है ना, खाना जो उचित खाना चाहिए वो खाते नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं आप विभिन्न प्रकार के पदार्थ का सेवन करते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो वहीं पे जब लेखिका जो है वो शहर की खाना मीठा भोजन ज़्यादा करती थी, लेकिन जो भक्तिन थी वो देहाती थी। वो जब गांव से शहर आई तो अपने मूलभूत कर्तव्य पर चलती थी। वो अपना सिद्धांत बदली नहीं, बल्कि अपने सिद्धांत पर चलाना सीख गई। तो वहाँ पे जो महादेवी वर्मा जी हैं, यानी लेखिका जो है, वो देहाती खाना पसंद करने लग गई। और जब देहाती खाना पसंद करने लग गई तो उसकी स्वास्थ्य भी सुधार हो गया, है ना। अब लेखिका को रात को मकई का दलिया, सवेरे मट्ठा, तिल लगाकर बाजरे के बनाए हुए ठंडे पुए, ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे हरे दानों की खिचड़ी व सफ़ेद महुए की लपसी मिलने लगी। इन सबको वह स्वाद में खाने लगी। इसके अतिरिक्त उसने महादेवी की देहाती भाषा भी सिखा दी। इस प्रकार महादेवी भी देहाती बन गई। कुल मिलाकर के जो भी लक्षण था भक्तिन की, वो पूरा का पूरा महादेवी वर्मा जी ने एक्सेप्ट कर लिया। साथ रहने से उसका पूरा प्रभाव, क्योंकि भक्तिन का एक स्वभाव था, जो गांव का स्वभाव था वो बदली नहीं, वो अपने सिद्धांत पर थी। जो उसका स्वभाव था वही स्वभाव रहा। इस कारण से उसका असर महादेवी वर्मा जी के ऊपर हुआ और महादेवी वर्मा जी देहाती के जैसे रहने लग गई। ये था मेन कारण। ठीक क्लियर है। इसको अपने भाषा में, जरूरी नहीं रहता कि पूरा का पूरा आप लोग ये पूरा याद ही रहे, थोड़ा बहुत भी यदि हो जाए कि हाँ भाई मकई का दलिया खाने लग गई थी, मिठाई खाना बंद कर दी थी, भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी, सफ़ेद महुए की लपसी आदि, है ना, खाने लग गई थी। साथ में जो भक्तिन की, है ना, एक प्रकार से भाषा है वो भी सीख गई थी। इस कारण से महादेवी वर्मा भी क्या हो गई, देहाती हो गई। आगे देखिए बच्चों, अगला जो प्रश्न है आपके लिए, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी। भक्तिन नाम किसने और क्यों रखा। देखिए आप लोगों को यदि बता दूं कि यदि आज भी प्राथमिकता है कि किसी के घर में यदि लड़की पैदा हो जाए तो ऐसा मान्यता रहता है कि लक्ष्मी आ गई है, साक्षात लक्ष्मी का रूप मानते हैं। और हमारे भी समाज में चलता है, हो सकता है आपके भी समाज में चलता हो। तो जैसे ही मान लीजिए घर में भक्तिन पैदा हुई थी तो उनके माता पिता या घर परिवार के
ऐसा बचकर कि भैया लक्ष्मी आ गई है, तो इसलिए उसका पहले जो नाम है लक्ष्मी रख दिया गया। और लक्ष्मी का तात्पर्य होता है, आप सबको पता है कि अपूर्ण धन संपत्ति। लेकिन वास्तविक रूप से भक्तिन के पास ऐसा मतलब उनके नाम के अनुरूप उनके धन नहीं था। यानी लक्ष्मी का मतलब ये होता है कि पैसे उनके पास खूब हो, लेकिन उसके पास वास्तविक रूप से एक निर्धन मतलब कहीं ना कहीं बहुत कमज़ोर वर्ग से थी और उसके पास पैसे नहीं थे। इस कारण से वो अपना नाम बताने के लिए शर्माती थी, मतलब अपना नाम नहीं बताना चाहती, क्योंकि कहते हैं ना कि नाम के अनुरूप काम होना चाहिए। लेकिन जैसा उनका नाम था मतलब लक्ष्मी, लेकिन वास्तविक रूप से उनके पास लक्ष्मी यानी धन नहीं था। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था, अर्थात लक्ष्मी था, जिसका अर्थ है धन की देवी। लेकिन लक्ष्मी के पास धन बिल्कुल नहीं था, वह बहुत गरीब थी, इसलिए वह अपना वास्तविक नाम छुपाती थी। उसे यह नाम उसके घर वालों ने दिया होगा। भारतीय समाज में लड़की का पैदा होना वास्तव में लक्ष्मी का घर माना जाता है, इसलिए उसके जन्म लेने पर उसका यह नाम रख दिया गया। मतलब मैंने जो समझाया वही चीज़ है कि लक्ष्मी का जन्म लेते ही भाई हमारे समाज के आधार पर कि जो पहले नहीं मान लीजिए लड़का हुआ तो उसे हम देवता नहीं मानते हैं, लेकिन लड़की पैदा होती है तो उसे लक्ष्मी का नाम देते हैं। तो वहीं पे उसका कहना तात्पर्य ये था कि वास्तविक रूप से लक्ष्मी मतलब धन की देवी, और इस नाम के अनुरूप हमारे पास उतना धन नहीं है कि लोगों को हम अपना नाम लक्ष्मी बता सकें। ठीक है, इस कारण से अपना नाम छुपाती थी। मेन रूप से वास्तविक आप चीज़ आप समझ पाओ, जरूरी नहीं कि बिल्कुल किताब की भाषा में लिखो, वास्तविक रूप यदि समझ गए तो आप एग्जाम में लिख दोगे। भक्तिन व लेखिका के बीच कैसा संबंध था, इसके पहले मैं बता भी चुका हूँ कि भक्तिन और जैसे लेखिका यहाँ पे स्वामी और भक्तिन जो है सेवक के रूप में है, लेकिन इनके बीच ऐसा कोई भी व्यवहार नहीं है जैसा कि लगे कि स्वामी और सेवक का भाव है। ठीक है, बाहरी तौर पर केवल सेवक और स्वामी का संबंध है, लेकिन व्यवहारिक रूप से बिल्कुल घनिष्ठ मित्र, एक दूसरे के मित्र जैसे हो। इस प्रकार से लेखिका व भक्तिन के बीच बाहरी तौर पर सेवक और स्वामी का संबंध था, परंतु व्यवहार में ऐसा लागू नहीं होता था। महादेवी उसकी कुछ आदतों से परेशान थी, जिसकी वजह से वह अदा कदा उसे घर चले जाने को कह देती थी। कहीं ना कहीं मतलब जैसे कुछ आदत होता था तो कहती थी हाँ भाई तुम अपने घर चले जाओ, हमारे पास मत रहो, लेकिन वह इस आदेश को भी हंसकर टाल देती थी। मतलब एक कोई मान लीजिए सेवक हो, यदि आप उसे गुस्सा से कह दो तो कल से काम में आना बंद कर देगा। और आज ऐसा आप देख लेना, आपके घर में मान लीजिए कोई काम करने आता हो, भले ही पैसे से आता हो, लेकिन उससे आप गुस्से से डांट दो तो दूसरे दिन वो नहीं आएगा। लेकिन वास्तविक रूप से यहाँ पे भक्तिन जो थी वो अपने स्वामी के बात को, मतलब महादेवी वर्मा जी यानी लेखिका की बात को अपना ही बात मान करके हंसकर टाल देती थी कि हाँ मेरे स्वामी कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे क्या होता है कि मान लीजिए आपके पिताजी आपको डांट दे और उसे आप हंस करके टाल दो तो पिताजी को ऐसा लगता है कि बेटा अच्छा है, लेकिन वहीं पर यदि आप उल्टा बात बोल दो तो कहीं ना कहीं पिताजी के मन में ये आ जाता है कि बेटा को पढ़ाया लिखाया, लेकिन पिताजी के बात को रिटर्न बाप का जवाब दे देता है। तो ये सारी चीज़ें आपके भी जीवन में होना चाहिए। ये संपूर्ण चीज़ें पढ़ाने का तात्पर्य यही होता है कि आप भी इन चीज़ों से सीखें कि यदि कोई आपको डांट दे, थोड़ा बहुत कह भी दे, तो उसे आप शालीनता से लेकर के हंस मुस्कुरा दें कि हमारे हित के लिए है। जैसे यहाँ पर यदि भक्तिन जो है यानी जो सेविका है, यानी यहाँ पर जो सेवक का रूप है भक्तिन का, वो यदि स्वामी के प्रति कोई गलत करती थी तो स्वामी का जायज बनता है वहाँ पे डांटना। तो कहीं ना कहीं लेखिका कहती है कि इसे बार बार यदि मैं डांट भी देती तो तब पर भी वो हंस करके टाल देती थी। ऐसा संबंध है। तो जब ऐसा संबंध होता है तो वास्तविक रूप से स्वामी और सेवक का संबंध रह ही नहीं जाता है। वह नौकरानी कम, जीवन की धूप छांव अधिक थी, है ना। वह लेखिका की छाया बनकर रहती थी, घूमती थी, मतलब हर एक विषम परिस्थिति पर उसके सामने आकर खड़ी हो जाती थी। वह आने जाने वाले अंधेरे उजेले और आंगन के फूलने वाले गुलाब व आम की तरह पृथक अस्तित्व रखती थी तथा हर सुख दुख में लेखिका के साथ रहती थी। कहने का तात्पर्य यह है कि लेखिका के सामने जो भी परेशानी आती थी उसको पहले वो भांप लेती थी, है ना, और एकदम छाया बन करके उसके साथ घूमती थी, यानी कोई भी परेशानी हो। तो ऐसे में क्या होता है, जब यदि मान लीजिए विश्वसनीय आपका कोई एक साथी मिल जाए, भले ही वो पैसे से काम करे लेकिन विश्वसनीय हो जाए, आपके हर सुख दुख में आपके मतलब परेशानी में खड़ा हो जाए, तो कहीं ना कहीं बच्चों आपके लिए वो बहुत हितकारी हो जाता है। फिर वहाँ पे उस सेवक का अस्तित्व नहीं रखता। यही चीज़ यहाँ पर भक्तिन और लेखिका के बीच में कहा गया है। हालांकि इस चैप्टर से एक क्वेश्चन बनता ही है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा क्वेश्चन लेके आया हूँ और समझा रहा हूँ। इतना लंबा चौड़ा भले, लेकिन आप लोगों को परेशान नहीं होना कि इतना लंबा लिखना पड़ेगा यार, हम कैसे
करेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। लक्ष्मीन को शहर क्यों जाना पड़ा था? देखो लक्ष्मीन जो थे, लक्ष्मीन मतलब भक्तिन, लक्ष्मीन मतलब भक्तिन, ये क्या है, बहुत मतलब इसके अंदर गरीबी भर कूट कूट के भरा था, क्योंकि बचपन में ही ये विधवा हो जाती है, कहीं ना कहीं मतलब इनके पति मर जाते हैं, जिस कारण से बहुत गरीबी झेलना पड़ता है। और साथ में इनकी जो लड़की थी उनकी भी शादी हो जाती है, फिर उनके दामाद की भी मृत्यु हो जाती है, और दामाद की मृत्यु हो जाने से इनकी लड़की को बंधुआ मतलब एक प्रकार से विधवा बनवा कर दूसरे से शादी करा देते हैं। कई ऐसे कारण होते हैं। साथ में ये जो लगान लगता था वो लगान नहीं भर पाती थी, और उस लगान के कारण जमींदार उसे प्रताड़ित करते थे। इन सब चीज़ों को देखते हुए पैसे कमाने के लिए वो शहर चली जाती है, मुख्य रूप से कारण। देखिए लक्ष्मीन के बड़े दामाद की मृत्यु हो गई, उसके स्थान पर परिवार वालों ने जेठावत के साले को जबरदस्ती विधवा लड़की का पति बनवा दिया था। मतलब लक्ष्मीन के बड़ी लड़की है ना विधवा हो गई थी, दामाद का मृत्यु हो गया था, तो इसलिए वो विधवा हो गई। लेकिन उसकी शादी क्या हुआ बच्चों कि परिवार वालों ने जेठावत के साले को जबरदस्ती विधवा लड़की को पति बना दिया। पारिवारिक द्वेष बढ़ने से खेतीबाड़ी चौपट हो गई। कहीं ना कहीं देखिए परिवार की क्या सोचे कि जबरदस्ती करा दी, वो नहीं चाहती थी फिर भी। अब ऐसे में क्या है, कुछ लोग क्या है द्वेष मानने लग जाते हैं। आज भी हमारे समाज में ऐसा है कि जबरदस्ती यदि कोई कहीं शादी कर दे तो उसे परिवार वाले, गाँव वाले लोग खाना नहीं खाते, समाज के लोग खाना नहीं खाते। वही उसके साथ दोष हो रहा था। स्थिति यहाँ तक आ गई थी कि लगान भी नहीं चुका पाती थी। जमींदार जो भी थे लगान न पहुँचने से भक्तिन को दिन भर कड़ी धूप में कड़ा रखा। अब देखिए बेचारी गरीब से निर्धन, उसके घर में विपत्ति से विपत्ति है, लेकिन पैसों के कारण जमींदार ने उसे धूप में रखा। अब देखिए इसके स्वाभिमान है, देखो गहरा आघात। मतलब कहीं ना कहीं एक आप अच्छे इंसान हो और यदि आपको धूप में कोई खड़ा कर दे दिन भर, 4 लोगों के साथ बेइज्जती कर दो, तो स्वाभिमान मतलब खुद के अभिमान में कहीं ना कहीं एक गहरा आघात पहुंचा। इसलिए वो क्या कर दी बच्चों, अपने पैसे कमाने के लिए, ठीक है, अपनी कमाई के विचार में शहर चली गई थी। ठीक है, चलिए यही सब कारण था। अगला प्रश्न देखिए, भक्तिन की पारिवारिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। देखिए भक्तिन झुंसी गांव की एक गोपाला की इकलौती संतान थी, मतलब इकलौती लड़की थी, इसलिए तो भाई परिवार वाले लक्ष्मी नाम रखा है। इसके माता का देहांत हो गया, फलता भक्तिन की देखभाल भी माता ने किया। पिता का उस पर अगाध स्नेह था, बहुत प्रेम था। 5 वर्ष की आयु में उसका विवाह हैंडिया गांव की एक ग्वाले के सबसे छोटे पुत्र के साथ कर दिया गया। ये पूरा परिवार का स्थिति पूछा गया है कि भाई बचपन में उसकी, जब वो 9 वर्ष की उम्र में थी तभी उसकी माँ का देहांत हो गई थी, है ना, और 5 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो जाता है। सॉरी, इसमें 9 वर्ष नहीं लिखा हुआ है, उनकी माता का देहांत हो गया था, मतलब जल्दी ही माता का देहांत हो गया। भक्तिन का देखभाल भी माता ने किया। पिता का उस पर गहरा स्नेह था, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। 5 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो गया था, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। 5 वर्ष की आयु में उनकी विवाह हुई थी। एक ग्वाले के सबसे छोटे पुत्र के साथ इनकी शादी भी हो गई, ठीक है, और 9 वर्ष के आयु में इनका गमना हो गया। अच्छा, ये 9 वर्ष यहाँ पर है, मुझे भूल आ गया था। 9 वर्ष के मतलब गमना, शादी और गमना का अंतर होता है बच्चों, शादी और गमन। अब तो आप लोग समझते होंगे, जब शादी होता है तो साथ ही गमन हो जाता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, है ना। बीमाता उससे ईर्ष्या रखती थी। बीमाता मतलब जैसे किसी का माँ की मृत्यु हो गई तो दूसरी माता आ जाती है, उसे बीमाता कहते हैं। उसने उसके पिता की बीमारी का समाचार तक उसके पास नहीं भेजा, मतलब उसकी शादी जब हो गई, उसके पिताजी बीमार हो गए, तो कहीं ना कहीं उसका भी कोई समाचार नहीं। तो पारिवारिक जीवन में क्या है बच्चों कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, झुंसी गांव में, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। बचपन में उनकी माता देहांत हो जाता है, माता जी मतलब भगवान के प्यारे यानी स्वर्गलोक चले जाते हैं। तब उनके जो लालन पोषण दूसरी माता करती है, ठीक है। उनकी जो 5 वर्ष की आयु में शादी हो जाती है, 9 वर्ष की आयु गमना हो जाता है ना। जो बीमाता है नफरत करती है, ये सारी चीज़ें उनके व्यवहारिक जीवन में है। चलिए, भक्तिन के ससुराल वालों का व्यवहार कैसा था? देखिए एक चीज़ तो ये है कि भाई साहब यदि निर्धन है, कोई असहाय है, क्योंकि उसकी माता भी नहीं है, भले ही शादी हो गया, ठीक है, और माता नहीं है, साथ में दूसरी माता है तो व्यवहार नहीं रखती है ना। पिताजी के साथ उसका कोई संबंध रहने नहीं देती है। भाई कहते हैं ना कि ये भी माता का मतलब दूसरी माता जाती है तो उतना स्नेह नहीं रहता। तो जब ऐसा स्थित है तो वैसे भी किसी लड़की का सम्मान दूसरे घर में नहीं होता है, ये मैक्सिमम देखा जाता है। जिसके मतलब घर से सम्मान नहीं मिलता, उसको बाहर से भी सम्मान बहुत कम मिलता है। तो भक्तिन के ससुराल वालों का व्यवहार उनके प्रति अच्छा नहीं था।
घर की महिलाएं चाहती थी कि भक्तिन का पति उसे पिटाई करे, वो उस पर रौब जमाना चाहती थी। इसके अतिरिक्त भक्तिन के 3 कन्याओं को जन्म दिया। और वैसे भी आज भी जहाँ पर देखो, यदि कोई महिला लड़की पैदा करती है तो इसे द्वेष मानते हैं, जबकि वहीं पे समाज में लक्ष्मी का रूप दिया जाता है, लेकिन वहीं पे लोग कहीं ना कहीं लड़की की प्राथमिकता ज़्यादा देते हैं। इसलिए तो सरकार ये जो भ्रूण हत्या बंद करवा दी। पहले क्या करते थे कि लोग सोचते थे कि पेट में लड़की है तो वहाँ से भ्रूण हत्या करवा देते, नहीं पेट में ही उसको खत्म कर देते थे। इसलिए सरकार इसके लिए सख्त कड़ी कार्रवाई रखी गई। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं ना कि हमारे घर में, मतलब समाज में नाम देते हैं कि यहाँ लक्ष्मी आई है, सब लोग कहेंगे, लेकिन जब खुद के घर की बारी आएगी तो बोलेंगे अरे भाई हमको लड़का चाहिए, जबकि बराबर इस स्थान होता है ना। आप जहाँ से पैदा हुए हैं, आपकी माँ भी कभी एक लक्ष्मी का रूप रही होगी, तभी आप पैदा हुए। इस बात को कोई कदर नहीं करता। तो ये चीज़ें आप अपने समाज में देखेंगे बहुत सा जगह। इसलिए सरकार इसके मतलब विपक्ष में कहीं ना कहीं कानून बना के रखी है कि कोई भी डॉक्टर भ्रूण हत्या नहीं करेगा। ठीक है, तो आप अभी भी जाओ तो डॉक्टर कभी ये नहीं बताते हैं कि आपके पेट में बालक या बालिका पल रही है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं नर या मादा वो नहीं बताते हैं किसी भी दम पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भाई साहब कि 3 कन्याओं को जन्म दिया, जबकि उसकी सास जेठानी सबके लड़के पैदा हुए थे। इस कारण सदैव प्रताड़ित किया जाता था। मतलब ऐसा प्रताड़ित किया जाता था कि हमारे घर में सबके लड़का और आपकी लड़की है। ठीक है, पति की मृत्यु के बाद उन्होंने भक्तिन पर पुनर्विवाह का भी दबाव डाला कि फिर से तुम शादी कर लो। उनकी विधवा लड़की के साथ जबरदस्ती की। पहले ही बताया जा चुका है कि विधवा लड़की के साथ कैसे किया गया भाई, दूसरे के साथ शादी कर दी गई थी। इसलिए भक्तिन को गांव छोड़ना पड़ा। मतलब कई सारी मजबूरियां थी, इस निर्धन होती चली गई। जमींदार भी परेशान करते थे। बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं? सार्थकता किसमें है? देखिए, बाजारूपन का तात्पर्य क्या है? देखिए, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मार्केट गया है, उसके सामने कोई व्यक्ति यदि सामान खरीद रहा है, यदि दूसरा व्यक्ति इसके पास पैसे है दिखाने के लिए, वो भी सामान खरीद लेता है और ऐसे सामान खरीद लेता है जिसका वो उपयोग घर में आकर नहीं करता। इसे कहते हैं बेफजूल खर्च। और जब ये मतलब एक प्रकार से बिना जरूरत का सामान खरीदता है तो इसे कहीं ना कहीं क्या कह सकते हैं? बाजारूपन, है ना। यानी चकाचौंध के रूप में खो जाना। यदि चीज जो आवश्यकता नहीं है, अपने अहम के कारण, अपने पैसे के कारण नहीं, बोले परचेसिंग पावर का यही है, ताकत दिखाना। उस परचेसिंग पावर की क्षमता से कहीं ना कहीं वो किसी वस्तु को मतलब अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए बिना उपयोगी वस्तु को खरीद लेता है। देखिए, बाजारूपन से तात्पर्य बाजार की चकोचौंध में खो जाना, केवल बाजार पर ही निर्भर रहना। वे व्यक्ति ऐसे बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं जो हर वह सामान खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें जरूरत भी नहीं होती। वे फिजूल में सामान खरीदते रहते हैं, अर्थात वे अपना धन और समय दोनों नष्ट करते हैं। लेखक कहता है कि बाजार की सार्थकता तो केवल जरूरत का सामान खरीदने में ही होता है, तभी हमें लाभ मिलता है। ठीक है, बाजारूपन का तात्पर्य है जिसको लत लग जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई काम नहीं है फिर भी वो बाजार जा रहा है, और जब बाजार जा रहा है तो सामान को देख रहा है, वस्तुओं को देख रहा है, वस्तुओं की होड़ लग गई। अब जब बहुत सारे सामान देख रहा है तो कुछ ना कुछ तो खरीदेगा, और ऐसा भी खरीद लेता है जो उसके काम का नहीं होता है। इससे क्या होता है? बेफजूल खरीदना भी कहलाता है। समय पैसे दोनों का नष्ट होना, मतलब समय भी जा रहा है और आपका धन भी जा रहा है। इससे बाजार की सार्थकता नहीं कहलाती। बाजार की सार्थकता तभी कहलाएगी जो आपकी आवश्यकता हो वही चीज़ खरीदे, तभी उसका हमको लाभ मिलता है। बाकी तो इससे पैसा आपका इन्वेस्टमेंट होता है और कुछ भी नहीं। अगला देखिए बच्चों, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या असर पड़ता है? देखिए, बाजार का जब जादू चढ़ता है और उतरता है तो मनुष्य पर क्या है? तो बाजार का जादू चढ़ने पर, देखिए चढ़ने का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति को बाजार की हर वस्तु काम की या जरूरत की लगने लगती है, वह उसे आकर्षण में फंस करके बहुत सामान खरीद लेता है। परचेसिंग पावर को दिखाने, अहम को संतुष्ट के लिए इतना सामान खरीद लेता है कि उसका मनी बैग खाली हो जाता है। बाजार का जादू चढ़ने लगना मतलब अधिक सामान खरीदना। और वहीं पे बाजार का जादू उतरने का तात्पर्य है कि भाई साहब जो चीज़ हमें खरीदना चाहिए वो हमने नहीं खरीदा और हमारे पास अब पैसे नहीं है। ठीक है, मतलब एहसास होने लगना। यहाँ पे चढ़ने का तात्पर्य है ऑलरेडी फंसते जाना। ठीक है, वस्तुओं को देखकर उसे खरीदते जाना। वहीं पे उतरने का तात्पर्य है कि जब एहसास होने लग जाए।
ठीक है, एहसास होने लग जाए कि ये चीज़ें हमें नहीं खरीदनी चाहिए, तो वो आपका बाजार का जादू उतरने पर होता है। बाजार का जादू उतरने पर उससे एहसास होने लगता है और वह ऐसी चीज़ों को खरीद लाया है कि आराम देने के बजाय उसे खलल पैदा कर रहा है। मनी बैग भी खाली हो जाता है और अफसोस होता है। ठीक है, कहीं न कहीं एक प्रकार से जादू चढ़ने का तात्पर्य ये है कि बाजार का जादू चढ़ना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं को खरीदना और बुरी तरीके से आकर्षण में आकर के फंस जाना। अहंकार यानी अहम, अपने आप को थोड़ा सा पूंजी वाला व्यक्ति समझ करके ऐसे वस्तुओं को खरीद लेना जो उपयोगी नहीं है। और जादू का उतरने का मतलब ये है कि वास्तविक रूप से एहसास होने लग जाए। ठीक है, यानी बाजार उतर रहा है मतलब एहसास होने लग जाए कि ऐसी चीज़ों खरीद लाया है जो उसे मतलब एक प्रकार से आराम न देकर के खलल पैदा, मुझे अफसोस हो रहा है कि भाई ऐसा चीज़ मुझे नहीं खरीदना चाहिए। ठीक है, इसको आप अपने भाषा में भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं रहता कि पूरा ऐसे ही लिखना है सेम टू सेम। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, बाजार दर्शन से क्या अभिप्राय है। बाजार दर्शन से अभिप्राय है कि बाजार के बारे में बताना। लेखक ने बाजार की प्रवृत्ति, ग्राहक के प्रकार और आधुनिक ग्राहक की सोच आदि के बारे में पाठकों को बताया है कि वास्तविक रूप से आज के लोग किस प्रकार से बाजार में सामान खरीदते हैं और कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे यानी एक प्रकार से खरीदार कैसे हैं, ग्राहक कैसे हैं। ठीक, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें भी वैसे वास्तविकता हमारे जीवन में भी ऐसी होनी चाहिए कि जो हमें ज़रूरत है वही चीज़ हम लें, बाकी ना लें। बाजार का जादू किस पर चलता है और क्यों। जिसके पास पैसे होंगे, जो अपनी शक्ति को दिखाना चाहेगा, वही बाजार का जादू उसी पर चलेगा, है ना। बाजार का जादू उसी पर चढ़ेगा, है ना। बाजार का जादू उन लोगों पर चलता है जो खाली मन के होते हैं, जेब भरी होती है। ऐसे लोगों को अपनी ज़रूरत का भी पता नहीं होता, परचेसिंग पावर को दिखाने के लिए अनाप शनाप की वस्तुएं खरीदते हैं ताकि लोग उन्हें बढ़ा समझे, और ऐसे व्यक्ति बाजार की सार्थकता प्रदान नहीं करते। बाजार की सार्थकता कौन प्रदान करता है? जो वास्तविक रूप से ऐसी चीज़ों को खरीदता है जो उसको आवश्यकता है। ठीक है, बाजार का जादू किस पर चलता है, क्लियर आपको समझ में आया होगा कि ऐसे लोगों के पास बाजार का जादू चलता है जिनकी जेब भरी होती है, मतलब जिसके पास बटुआ फुल रहता है, यानी पैसे फुल रहते हैं। वो सामान देख करके सीधा खरीद लेता है, उसके महत्व को भी नहीं समझता, बाद में भले वो उपयोगी ना हो, क्योंकि उसको परचेसिंग पावर दिखाना है, अपनी शक्ति दिखानी है, अपनी अहंकार, है ना। मतलब एक प्रकार से अपने पैसे की ताकत को दिखाने के लिए ऐसे अनाप शनाप वस्तुओं को खरीदता है ताकि लोग देख करके ऐसा लगे हाँ भाई ये बड़ा व्यक्ति है। जैसे आपके पास 2 पैसे हैं तो आप सोचोगे यार चलो यार अब पैदल नहीं साइकिल ले लिया जाए, और हो जाएगा तो दिखाने के लिए गाड़ी, और आजकल लोग शान के लिए 4 व्हीलर, भले ही फिर लास्ट में बेच करके पैदल चलना पड़े। तो ये कुछ लोग अहंकार की भूमि पे चलते हैं। पैसा पावर है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? पैसा पावर है, लेखक ने क्यों कहा? वैसे भी आप सबको पता है कि पैसा हर चीज को निर्धारित करता है। यदि आपके पास पैसे है तो लोग आपको सम्मान देंगे, यदि आपके पास पैसे नहीं है, भले ही कितने अच्छे पोस्ट पर रहे हो, आपको सम्मान नहीं मिलने वाला। सबसे ज़्यादा पावर है पैसे पे, है ना। इसलिए कहा है लेखक ने पैसा में पावर है। नई नई चीज़ खरीद सकते हो, ठीक है, आप जो आपके पास आवश्यकता हो वो चीज़ आप ले सकते हो, वहीं पे आपको एक सम्मान भी मिलता है। ठीक, इसको आप अपनी भाषा में लिख लेना, वैसे भी समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पर लिखा है क्रय विक्रय को बढ़ावा देता है, नई नई चीज़ खरीद सकते हैं, है ना। और यदि व्यक्ति सिर्फ धन जोड़ता रहे तो वह इस बैंक बैलेंस को देखकर घर में फूला रहता है। पैसे से समाज व्यक्ति का स्थान निर्धारित होता है, इस कारण से लेखक पैसे को पावर कहा है, परचेसिंग पावर। ठीक, चलिए आखिरी के 2 प्रश्न है बच्चों, फटाफट इसे कर लेते हैं। खाली मन और भरी जेब से लेखक का क्या आशय है? देखो, खाली मन और भरी जेब से लेखक का आशय है कि मन में किसी निश्चित वस्तु को खरीदने के लिए इच्छा न होना। ठीक है, मतलब खाली मन नहीं, हमारे पास पैसे भी है लेकिन हम ऐसा कोई चीज़ नहीं खरीदेंगे, या वस्तु की आवश्यकता न होना। परंतु जब जेब भरी हो तो व्यक्ति आकर्षण के वशीभूत हो करके वस्तुएं खरीदता है, इसे बाजारवाद को बढ़ावा मिलती है। यानी जब आपके मन में विचार नहीं है, किस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, तो आपका खाली मन कहलाता है, यानी आप उस कुछ खरीदना नहीं चाहते तो खाली मन कहलाता है। वहीं पे जब आपके जेब में पैसे भरे हैं, बटुआ भरा हुआ है, तो फिर कहीं ना कहीं वस्तुओं को देख करके ललायित होकर के उसे खरीदते हैं और बाजारपन को बढ़ावा मिलता है। बाजारवाद को बढ़ावा कब मिलेगा? जब वस्तुओं को खरीदा जाएगा, नई वस्तुओं का आवागमन होगा। बाजार दर्शन पाठ के आधार पर पैसे की व्यंग शक्ति को कथन को स्पष्ट कीजिए। व्यंग शक्ति के कथन को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, पैसे में व्यंग शक्ति को बताना है, तो इसको आप लोग पढ़ लेना बच्चों। इसका शाब्दिक रूप से उसे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। पैदल व्यक्ति के पास से धूल उड़ाती मोटर चली जाए तो व्यक्ति परेशान हो उठता है, वह अपने जन्म तक को कोसता है, परंतु
यह व्यंग चूर्ण वाले व्यक्ति पर कोई असर नहीं करता। लेखक ऐसे बल के विषय में कहता है कि यह कुछ अपर जाति का तत्व है। कुछ लोग इसे आत्मिक, धार्मिक व नैतिक कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा करके आंसर है बच्चों, इसे आप लोग थोड़ा देख लेना। व्यंग शक्ति को कथन में स्पष्ट करना है। बाकी लंबा वीडियो हो चुका है, अब और भी क्वेश्चन है, लेकिन अभी आज के लिए इतना ही। इतने क्वेश्चन आप तैयार कर लो। टेलीग्राम में भी इसे शेयर कर दूंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें। हाँ, टेलीग्राम में बच्चों हो सकता है आप वहाँ पे पढ़ लेना, फोटो वगैरह वहाँ से आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसका मिसयूज किया जाता है। ओके, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।